नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 81,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 450 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस साल पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से 1 लाख तो केवल पिछले 4 दिनों में सामने आए हैं। हालात काबू में बाहर होते नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए कई राज्यों ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई। केजरीवाल सरकार ने मरीजों के बीच कुछ अस्पतालों में नॉर्मल और आईसीयू के बेड्स की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपनी टीम 11 संग मीटिंग की। ये कोरोना को लेकर बनी एक उच्च स्तरीय टीम है। यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन के हालात हैं। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। ड्रग रेगुलेटर के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा रहे वॉलंटियर्स को तीसरी डोज के ट्रायल की इजाजत दे दी है। नेजल वैक्सीन पर भी परीक्षण जारी है। इस सब के बीच वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान एक गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करके लगाया। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मई अंत तक संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज हम कोरोना के गंभीर होते हालात पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति में बदलाव की जरूरत है। देश में कोरोना अटैक की रफ्तार फिर तेज हो गई है। देश की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ रही है। मुंबई में कोरोना से सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, तो दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा उछाल दिखा। भले ही टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा हो और अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी हो, फिर भी देश का बड़ा हिस्सा टीके से वंचित है। ये मुसीबत का सबब बन सकता है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में दूसरी लहर में दैनिक ताजा आंकड़ों को पार करती हुई दिख रही है। वहीं 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामलों में लगातार 30 दिनों से वृद्धि हो रही है। जाहिर है कि हालात भयावह हैं। कोविड की दूसरी लहर बच्चों और वयस्कों को उच्च जोखिम श्रेणी में डालता है। स्कूल और कॉलेज अधिकांश राज्यों में खुल चुके हैं। युवा वयस्कों ने कार्यालय से काम करना फिर से शुरू कर दिया है। खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति बहुत गंभीर है। ये पहली लहर में बख्शे गए थे, लेकिन अब संक्रमण के चौखट पर खड़े हैं। कुपोषण और कोविड की गाइडलाइंस का ग्रामीण इलाकों में पालन नहीं होना इसका एक मुख्य कारण है। माना जा रहा है कि इन हालातों में एक संयोजित रणनीति पर काम करने की जरूरत है, जिसमें इन कारकों का ध्यान रखना जरूरी है। जनसंख्या में संक्रामक लोगों की संख्या को कम करना, ट्रांसमिशन रेट को कम करना, अति संवेदनशील व्यक्तियों की संख्या कम करना। कोविड के वैक्सीन को लेकर भी कई पहल किए जा रहे हैं। साथ में कई सवाल भी खड़े हुए हैं। देश के शीर्ष ड्रग रेगुलेटर के एन एक्सपर्ट पैनल ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन पर चल रहे क्लिनिकल परीक्षण में कुछ स्वयंसेवकों को कोवैक्सीन की तीसरी खुराक देने की अनुमति दी है। तीसरी खुराक का परीक्षण करने का कदम फायदेमंद होगा अगर परिणाम लोगों को सालों तक कोविड से बचाने की क्षमता रखेगा या ज्यादा किफायती भी होगा। भारत बायोटेक कंपनी ने नेसल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन के जरिए नाक के जरिए डोज दी जाएगी, जो कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती है। नेसल वैक्सीन बच्चों और वयस्कों के लिए अनुकूल होगा। नेसल वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन के रूप में विकसित करने की कोशिश है। वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों के एक छोटे हिस्से के कोरोना वायरस से बीमार होने की आशंका है। ये वैक्सीन की विफलता नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जो कोरोना इन्फेक्शन का मामला सामने आता है, उसे ब्रेक थ्रू केस कहते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है। इसमें इन्फेक्शन दोनों वैक्सीनेशन लेने के कम से कम 14 दिन के बाद होना चाहिए। कोई भी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 100% इम्यूनिटी की गारंटी नहीं देती। वैक्सीन लेने के बाद बीमार होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम होती है और लक्षण भी बहुत हल्के होते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना वायरस की मृत्यु दर विश्व की तुलना में कम है। अब जरूरत है कि एक नई रणनीति के तहत कोरोना से जंग लड़ने की। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो कोरोना की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए मेरे साथ 4 बड़े सीनियर डॉक्टर का खास पैनल आज जुड़ रहा है। उनसे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कोरोना की इस दूसरी लहर को। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ रहे हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए की। डॉक्टर अनीता रमेश चर्चा का हिस्सा होंगी, सीनियर कंसल्टेंट है अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर यश गुलाटी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन कुमार आपसे। सर, रोज नए रिकॉर्ड तोड़ता कोरोना, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है? जी बिल्कुल, ये उम्मीद थी जब जनवरी में ऐसा माना जाने लगा कि कोरोना काफी कंट्रोल में आ गया और केसेस काफी कम होने लगे, और जो प्रोटोकॉल फटीग हम कहते हैं, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, इसका पालन करते करते लोग भी थक रहे हैं। इनके दिमाग में ये आ गया, ऊपर से जब वैक्सीनेशन चालू हुआ 16 जनवरी को, तो लोगों को लगा वैक्सीन आ गया मतलब कोरोना खत्म। ये 2 मिसकंसेप्शन हुआ। इससे ऊपर टॉप अप क्या हुआ, मिक्स सिग्नल जो सरकार की तरफ से आने लगे। जिस राज्य में चुनाव है, चुनाव रैली में कितने भी भीड़ चले जाए कोरोना नहीं होगा, एक फॉल्स परसेप्शन पब्लिक में हुआ। इन सारी चीजों को मिला के देखेंगे तो कोरोना केसेस बढ़ने लगे। कोरोना वायरस है, उसके पास कोई दिमाग नहीं, ना मेडिकल स्टडी है उसके पास जो ये समझ ले कि अब मुझे इन्फेक्ट नहीं करना है। नंबर ऑफ केसेस बढ़े, जिस रफ्तार से केसेस बढ़े, आने वाले समय में डबल जो केसेस होते हैं उनका समय कम होता जाएगा, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। अगर यही रवैया रहा तो ये चिंता काफी दुविधा से बच पाए। लेकिन ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंशुमन, असल में पिछले 1 साल में एहतियात का जो मैकेनिज्म हमें डेवलप करना था, हम वो नहीं कर पाए, हम वो सावधानियां बरतना नहीं सीख पाए। तो अब कुछ चंद दिनों में ये उम्मीद करना कि हम वो सारी चीजें सीख जाए, कितना फिजिबल है सर? कितना व्यवहारिक है? हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की जरूरत है। पहले तो लोगों को जागरूक इसलिए किया जा रहा था कि कोरोना वायरस क्या है, बेसिक चीज, वायरस क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, मास्क क्यों लगाना है, हाथ क्यों धोना है। उस समय भी देखा होगा आपने, इसी समय अप्रैल 2020 को याद कीजिए, लोग बाहर से लाए हुए सामान को 3 दिन बाहर रखते थे। या जो डिटर्जेंट से दूध के पैकेट को धोते थे, इस लेवल चले गए। हिंदुस्तान में यही है, इमोशनल लोगों का देश है। कोई भी बात या तो नहीं मानेंगे तो उसको एक्सट्रीम पे पहुंचा देंगे। बिल्कुल। इस बार क्या हुआ, अब कोई जागरूकता की कमी नहीं रही है, मीडिया के द्वारा सारी बातें पहुंचा दी गई है। तो बहुत ही एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है कि एक इंसान से ड्रॉपलेट, मतलब मुंह से सांस के रास्ते निकलते हुए वायरस दूसरे तक पहुंचता है। इसको रोकने के क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं सबको पता है, आजकल सभी लोग जानते हैं। इवन एक कारण ये भी है नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के, लोग इतने अवेयर हो गए कि सर्दी खांसी जुकाम में भी या कोई और भी तकलीफ में जाके अपना कोरोना का टेस्टिंग करा रहे हैं। आज टेस्टिंग नॉर्मली अवेलेबल है, तो जागरूकता में कहीं कोई कमी नहीं रही है। बात है विल पावर की कि कितने विल पावर, जिसको तोड़ने में काफी हमारे नेतागण इसमें काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिक के विल पावर तोड़ने में। जब वो चुनावी रैली में देखते हैं लोग कि ऐसा नहीं हो रहा, तो लगता है टीवी पे कुछ ज्यादा दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है। देखो इतनी बड़ी चुनावी रैली हो रही, इतने लोग जमा, वहां कोरोना नहीं आया क्या? किसान का संगठन जो चल रहा है, जो लड़ाई की चल रही, क्या वहां कोरोना है? पब्लिक पूछते हैं, बड़ी हम क्या पूछते हैं, उनको क्या जस्टिफिकेशन देंगे? जैसे डॉक्टर विनय अग्रवाल ने कहा, बिल्कुल सेट एन एग्जाम्पल। और जो गवर्नेंस में है उनका पूरा दायित्व बनता है कि आप उदाहरण के तौर पे साबित कीजिए कि इसके लिए जरूरी है, जिससे गैदरिंग ना हो, दूरी बनी रहे और मास्क लगाएं। अब मास्क लगाने का मतलब वही हो गया जो बाइक पे हेलमेट हाथ में पकड़े हुए हैं, जब ट्रैफिक पुलिस दिखे तो हेलमेट को लगा लिया, मास्क उसी तरह से ठुड्डी के नीचे गर्दन में लटका होता है, जहां पुलिस दिखती है मास्क ऊपर कर देते हैं। अब इसमें समझ में नहीं आता है कि मैं बार बार कहता हूं, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं जानते हैं, जिसके लिए मीडिया आपको जागरूक करे और कौन सा नया प्रोटोकॉल बनाया जाए। आज पूरे वर्ल्ड में उसी प्रोटोकॉल पे आपने देखा हुआ न्यूजीलैंड का इलेक्शन हुआ था, और उस इलेक्शन की तारीफ मेडिकल जर्नल में भी किया गया कि किस तरीके से इलेक्शन कराया गया, इलेक्शन सक्सेसफुल हुआ और कोरोना के स्प्रेड भी नहीं हुआ। इसलिए पब्लिक की जानकारी में कहीं कोई कमी नहीं है एग्जीक्यूट करने का, और गवर्नमेंट बैठे लोगों का काम भी है कि सेट इट एज एन एग्जाम्पल। तो डॉक्टर विनय, क्या इस समय ऐसे भी समझे कि हद से कोई भी चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका डर खत्म हो जाता है? कोरोना के नाम पे हम लोग पिछले साल 1 साल में इतना डरे हैं कि अब डरने से भी डर नहीं लगता। क्या ये भी एक वजह है, आजिज आ गए लोग असल में? नहीं, देखिए, मैं इस बात को तो नहीं मानता कि इतना डर गए कि उसे अब आगे डर नहीं लग रहा, या उतनी उनके रूटीन में इतनी रुकावटें आई कि अब वो एक रिलीज फिनोमिना की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअली, जैसे ही नंबर कम आने शुरू हुए
और परिस्थिति इम्प्रूव हुई जी। तो एक ऐसी स्थिति बन गई, एक रिलीज फिनोमिना आ गया, अब सब ठीक हो गया। अब ये ऐसी स्टेज पे जब सब ठीक हो रहा है, पब्लिक में एक इम्प्रेशन जा रहा है कि अब सब कुछ खुल रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेट्रो खुल रही है, मॉल्स खुल रही हैं, शादियां अलाउ हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं। जब ये सब हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक खबर आई कि वैक्सीन आ गई। और अब ये खबर आई कि वैक्सीन एक नहीं 6 प्रकार की वैक्सीन है, इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल, लेकिन फाइजर की भी अवेलेबल है, मॉडर्ना भी अवेलेबल है, स्पुतनिक भी लग रही है, तो कई वैक्सीन अवेलेबल इस समय है। आपने नेजल वैक्सीन की बात की, वो भी आ रही है ना। वैक्सीन को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो हमारे उपाय हैं, जिस चीजों को हमें करना चाहिए उसको हम नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं अंशुमन जी से, अवेयरनेस की कमी नहीं है। आफ्टर ऑल अवेयरनेस तो हमने 1 साल में बहुत पैदा कर दी कि भैया मास्क लगाओ, बीमार हो जाओगे, ये हो जाए, सब चीजें सबको पता है, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी लापरवाही है। अब अगर ऐसी लापरवाही जिससे मैं किसी और को नुकसान पहुंचा सकता हूं, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सरकार को जागरूक। तो डॉक्टर अंशुमन, हम बार बार जब कोरोना का जिक्र करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, तो एक हर्ड इम्यूनिटी बार बार सुनने में आती है। सर, मेरे व्यूवर्स को एक तो हर्ड इम्यूनिटी को डिफाइन कर दीजिए, ये है क्या, और असल में ये हर्ड इम्यूनिटी हम हासिल कब कर पाएंगे, कितना समय लग जाएगा सर? जी, हर्ड का मतलब टेक्निकल मतलब होता है झुंड, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना वायरस के खिलाफ, स्पेसिफिक इस वायरस के खिलाफ, जब आबादी के 70 से 80% लोग अपने शरीर में एंटीबॉडी तैयार कर लें, वो तैयार हो सकता है संक्रमण के बाद या वैक्सीनेशन के बाद। वैक्सीनेशन के बाद तैयार होने में नुकसान या क्षति होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो अगर वैक्सीनेशन की स्पीड को हम बढ़ा दें, जैसे अभी भी 45+ किया है, वैक्सीन अगर सबको लगना है तो अभी वैक्सीनेशन स्पीड को बढ़ा के, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी संस्थान भी करे, प्राइवेट संस्थान के साथ पार्टनरशिप करके, और पूरे कंट्री में सेगमेंट अगर करना है तो किनको करें, जहां पे कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, मतलब घनी आबादी के शहर या राज्य, वहां पे वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाएं और ओपन इट फॉर ऑल। अब कोई एज लिमिट या कोमोर्बिडिटीज के साथ नहीं, सबको लगाइए। जितनी जल्दी हम 70 से 80% आबादी को कवर कर लेंगे, मतलब उनमें एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, तब हम हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होगा कि जो चेन बन रही, एक इंसान से वायरस दूसरे इंसान में जाता है, इस चेन को हम तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बनी हुई है। वायरस आया और वायरस न्यूट्रलाइज हो गया, दूसरे को हम नहीं इन्फेक्ट कर पाए, इसी को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी इम्यून हो चुकी इस वायरस के खिलाफ। ये वायरस चला जाता है डोरमेंट स्टेट में। व्यूअर्स के लिए एक बात जानना जरूरी है कि वायरस एक बार समाज में आ गया, कम्युनिटी में आ गया, खत्म कभी नहीं होता है। वायरस डोरमेंट स्टेट में, उदाहरण के तौर पे पोलियो वायरस, स्पेनिश फ्लू वायरस, जो पास के रहा है, आज भी है हमारे बीच, लेकिन हमारे हर्ड इम्यूनिटी इतना अचीव कर चुके हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी यही। जी, ठीक है। डॉक्टर वीरे अग्रवाल, क्या ये जो स्लैब अभी हमने बांटे हुए कि इतनी उम्र से इतनी उम्र वालों को अब वैक्सीन लगेगी, फिर आगे लगेगी, फिर उससे अगला स्लैब होगा, क्या ये स्लैब, ये ब्रैकेट हटा देना चाहिए? देखिए, मैं इस स्लैब्स की फेवर में हूँ, और वो इसलिए फेवर में हूँ क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन ऑल्सो एक इशू है। और ऑर्गेनाइजेशन, हम तो बाहर बांट रहे हैं ना सर, बाहर लोगों को बांट रहे हैं, इससे अच्छा पहले यही पूरा कर लें। मेरा पूरी बात सुन ले, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। कही सर। मेरा कहना है कि जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों को वैक्सीन देने के लिए, राइट, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमल इस्तेमाल करें और लोगों को वैक्सीन दें। जैसे आज अगर आप देखते हैं, मैं दिल्ली के बारे में आपको कह सकता हूं कि दिल्ली के सेंटर्स में बुरी तरह रश है वैक्सीन के लिए। जहां 100 किसी सेंटर को 100 वैक्सीन लगाने की बात की गई है, मैं पहली तारीख से बात कर रहा हूं, जब से 45 से ऊपर की एज की बात। ठीक है सर। सब 250, 300 वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं एक छोटा सा मेडिकल सेंटर चलाता हूं और वहां पर 100 वैक्सीन लगानी चाहिए, मैंने आज 280 लगाई है और अभी वैक्सीन चल रही है। ये मैंने कोई एडवर्टाइज नहीं किया, लोग अपने आप आ रहे हैं, कोविन ऐप के थ्रू आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और हो जाए तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे कि 45 के बाद हम उसे 25 या 30 ले आए, तो कम से कम स्टेजेस में अगर लाएंगे तो हम प्रॉपर कवरेज कर सकते हैं लोगों की। आज कोविन ऐप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज, नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सेस, सब कुछ, the entire medical fraternity in the country has worked to control the virus.
ठीक। डॉक्टर अंशुमन, असल में कई लोगों के अंदर ये भी जानने की इच्छा है कि देखिए साहब, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमें किस तरह का परहेज करना है। कई लोग कहते हैं देखिए आपने वैक्सीन लगाई है तो आप शराब नहीं पी सकते हैं, दूसरी चीजें खा पी नहीं सकते। सर, ये क्या भ्रम है या फिर वाकई कुछ परहेज करने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, इससे बहुत सारे ज्ञान बढ़ते हैं जिससे कोई डॉक्टर ज्ञान बांटने नहीं बैठा होता है। जैसे आपने एक्सपर्ट पैनल बनाया वैसा नहीं बनाता, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है। वैक्सीन न लगाएं, इसको लिए गुमराह करने के लिए नपुंसकता से लेके बहुत सारी चीजें फैलाई गई, जिसमें ये भी है कि बहुत सारी परहेज की एक्चुअली कुछ भी परहेज की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप जाके वहां मेडिकल ऑफिसर को बताएं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है तो मेडिकल ऑफिसर वहां बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है कि खाने पीने में कोई ऐसा बदलाव करना है। ये नॉर्मल एक वैक्सीनेशन प्रोसेस है। उस वैक्सीनेशन प्रोसेस में क्या क्या ऑब्जर्वेंट रहना 48 घंटे तक, दूसरी डोज कब लगनी पड़ी, जो इवॉल्व हो रहा है वैक्सीनेशन प्रोसेस। अभी आ गया कि 4 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते में डोज अगर दें तो बेहतर रिजल्ट आ रहा है, वो भी प्रोसेस आने वाला है। एक वैक्सीनेशन अभी ट्रायल चल रहा है कि 3rd डोज की बात आने वाली है, बूस्टर और ये प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक कारगर हो। इन सारे ट्रायल के प्रोसेस हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है जिसको हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन या फूड इंटरेक्शन या कोई भी हैबिट इंटरेक्शन। वैक्सीन के साथ कुछ नहीं है। बेफिक्री से जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, वैक्सीन लगवाएं, यही है एक तरीका जो आगे बढ़ाएगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने के साथ भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन अभी भी करते रहना है। उसको ये नहीं मान लेना कि वैक्सीन लगा और आप ठीक हो गए। बिल्कुल। तो डॉक्टर विनय, असल में इस दूसरी वेव के बाद जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतनी चिंता की बात है, हम चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार ये आंकड़े भी चिंता पैदा कर रहे हैं, सर उसके बावजूद भी वो राज्य जहां असल में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, वो लॉकडाउन लगाने के नाम पे क्यों सकुचाहट में है, क्यों हिचकिचा रहे हैं, या मान रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने से जितना फायदा नहीं होगा नुकसान हो जाएगा? देखिए, जब आप अगर इसकी जेनेसिस में जाएंगे तो लॉकडाउन के दो रिक्वायरमेंट थे उस समय। हमको कोरोना का पता नहीं था और हमको ये भी नहीं पता था, हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं थे अपने मेडिकल और अदरवाइज, ठीक बात, क्या क्या चीजों की जरूरत है ये भी नहीं पता था। तो उस समय लॉकडाउन जितना इफेक्टिव था, और वो लॉकडाउन लगभग 5 या 6 महीने चला पूरे तरीके से। उसके बाद स्टैगर करके मैं कहूंगा पार्शियल लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट करीब 10 महीने तक चला, राइट। आप वो आज के दिन हम मेडिकली सक्षम है, जैसे डॉक्टर अनीता ने बताया, हमें ट्रीटमेंट का पता है, लोगों को भी अवेयरनेस है, ये जनरल प्रैक्टिशनर और सब लोगों को अवेयरनेस है किस स्टेज पे होम क्वारंटाइन रहना है, किस स्टेज पे अस्पताल आना चाहिए और किस स्टेज पे आपको इंटेंसिव केयर यूनिट पे जाना चाहिए। ये तीनों चीजों का पूरा आभास है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, ऑफकोर्स जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, देश को चलाने का सवाल है, रिसोर्सेज को पूल इन करने का सवाल है, उस समय उसके तरफ